हुसैन का क्या अर्थ है? सर ये हुसैन एक टाइटल है, इसका अर्थ नहीं है। इस्लामिक जिहाद से लड़ने वाले इमाम हुसैन के नाम से टाइटल लोग रखते हैं। अली हुसैन से इनका संबंध है, हुसैन का। हाँ। आप हजारीबाग जिला से हैं? यस सर। आपका कौन सा प्रखंड है? आप प्रशासनिक सेवा फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका? यस, कटकमदाग प्रखंड है सर। कटकमदाग। कितने पंचायत हैं उस ब्लॉक में? सर कटकमदाग में लगभग 66 पंचायत हैं। 66। आपका ऑनर्स 2012 का है? यस सर। और इतना बड़ा गैप, इस दौरान क्या कुछ कर रहे थे? सर 2012 के बाद प्रतियोगिता दर्पण की परीक्षाएँ की तैयारी कर रहा था। उसमें कुछ घरेलू वर्क, खेती बाड़ी के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। अभी तक प्रयासरत हूँ, जिसमें से 5th और 6th जीपीएससी में मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। अच्छा, आप लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं? यस सर। बीए इकोनॉमिक्स में है। यस। इकोनॉमिक्स, अरस्तु इकोनॉमिक्स को कैसे परिभाषित किया? अरस्तु का नाम सुना है आपने? हाँ सर। उनका क्या इकोनॉमिक्स का कोई परिभाषा उन्होंने दिया? सॉरी सर, इसके बारे में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अभी किनको कहा जाता है? सर एडम स्मिथ को माना जाता एडम है। स्मिथ। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन है। एडम स्मिथ किस प्रकार से इकोनॉमिक्स को परिभाषित किया? सर उन्होंने अपने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान कहा। धन का विज्ञान का है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, यस। कैसे आप इन तीनों में अंतर स्थापित करेंगे? सर ये राष्ट्रीय आय में इनको शामिल किया जाता है, जिसमें 3 सेक्टर आते हैं। प्राथमिक सेक्टर में मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, वन, खनन और अन्य क्षेत्र को शामिल किया जाता है, जो वर्तमान में जीडीपी का 13.9% हिस्सेदारी है। द्वितीयक सेक्टर का उसी प्रकार देखा जाए तो उद्योग, निर्माण एवं विनिर्माण सेक्टर आते हैं, जिसमें से वर्तमान में जीडीपी का 28% हिस्सेदारी है। और तृतीयक सेक्टर में सर्विस सेक्टर आते हैं सर, जिसमें से मुख्य रूप से परिवहन, पर्यटन, ऊर्जा, संचार, बैंक, बीमा, ये सब आते हैं, जो जीडीपी का 59% योगदान है। निर्माण और विनिर्माण आपने कहा, तो क्या अंतर है दोनों में? सर ये कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित है, जिसमें निर्माण का पहला आधार रखा जाता है तो उसे निर्माण कहा जाता है। उसके बाद अगर इस सेक्टर में काम होता है तो उसे विनिर्माण कहते हैं सर। भारत का अभी वर्तमान में जीडीपी क्या है? सर ये दो रूप में नापा गया है। चालू मूल्य में अगर देखा जाए तो 12.7% है, और स्थिर मूल्य में अगर देखा जाए तो 2022-23 का हम रिकॉर्ड बता रहे हैं सर, 6.5% है। बहुत सारे देशों से तो ये बेहतर स्थिति में है जीडीपी के मामले में। यस। तो क्यों अभी तक हम लोग विकसित राष्ट्र में अपने आप को नहीं ले जा पाए हैं? हमारा जीडीपी तो बहुत बेहतर है। सर जीडीपी बेहतर रहने से, सिर्फ एक सेक्टर से ही बेहतर रहने से देश विकसित राष्ट्र में नहीं घोषित हो सकते हैं, क्योंकि इसका कई पहलू है। आप मानते हैं कि भारत विकसित देश है या नहीं है? अभी तक सर विश्व बैंक का रिपोर्ट के अनुसार भारत विकासशील देशों में शामिल है। विकासशील देश। यस सर, विकसित की ओर प्रयासरत है। अभी हाल ही में WPI इंडेक्स, जो WPI और CPI, यस सर। आपको पता होगा, तो हाँ सर। WPI में आधार वर्ष क्या रखा गया है? सर 2011-12। और CPI का क्या है आधार वर्ष? वो आधार वर्ष सेम है सर, मेरे जानकारी के अनुसार 2011-12।
द्वितीयक और प्राथमिक बाज़ार किसको कहते हैं? बाज़ार का परिभाषा क्या है? हाँ सर, प्राथमिक मार्केट में सर दीर्घकालीन ऋण की उपलब्धियाँ या वित्तीय की उपलब्धियाँ वैसे बाज़ार में होता है जहाँ दीर्घकालीन के तौर पर होता है, तो वो प्राथमिक बाज़ार कहते हैं। द्वितीयक बाज़ार में अल्पकाल के लिए ऋण या वित्त का उपलब्ध होता है। आरबीआई से बैंक जो कर्ज लेते हैं, यस सर। तो वो कौन सा रेट कहलाता है? सर ये बैंक रेट कहलाता है। रेपो रेट क्या होता है? सर रेपो रेट और बैंक रेट में अंतर इस बात का है अल्पकाल और दीर्घकाल ऋण का। अगर अल्पकालिक ऋण आरबीआई से लेते व्यावसायिक बैंक तो उसे रेपो रेट कहते हैं, और दीर्घकालीन का ऋण दिया जाता है तो उसे बैंक रेट कहते हैं। अल्पकालिक कैसे परिभाषित किया गया? कितने दिनों का समय है? कितने समय लिया गया है अल्पकाल में? ये सॉरी सर, इसका टाइम ड्यूरेशन हमें नहीं मालूम। झारखंड का इकोनॉमी किन-किन चीज़ों पे बेस्ड है? सर मूलतः 2-3 सेक्टर में बहुत ज़्यादा योगदान है, जिसमें से मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कृषि का, क्योंकि झारखंड का जीडीपी में कृषि का योगदान 23% है, और उद्योग एवं खनन का सेक्टर को देखा जाए तो 34% है सर। एफआरबीएम एक्ट क्या है? अभी हाल में बहुत चर्चा में रहा है। एनके सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे एफआरबीएम एक ऑपरेशन करता है आरबीआई, क्या है? सर मैं प्रयास करता हूँ, इनके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन अगर समय दीजिए। बताइए। एफआरबीएम एफआरबीएम सर फिजिकल रिफॉर्म बजट मैनेजमेंट एक्ट है, जो 2003 में लागू हुआ था, और इनको एक टाइम बाउंडेशन दिया गया था कि 2010 तक फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल डिफिसिट एवं रेवेन्यू डिफिसिट को कम करना है। इसका एक लिमिटेशन दिया गया था, जो नहीं हो पाया तो उसे 2000 बढ़ा के 2025 कर दिया गया, जिसमें फिजिकल डिफिसिट को 2.3% करना है जीडीपी, और रेवेन्यू डिफिसिट में 2.7% करना है 2025 तक सर। एक एमडीआर ऑपरेशन भी होता है। अभी बहुत डिजिटली इकोनॉमी, हमारा डिजिटल इकोनॉमी हो रहा है। यस सर। और मर्चेंट डिस्काउंट रेट आपको पता है क्या होता है? मार्जिन डिस्काउंट रेट, सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। आप झारखंड के दो बड़े समस्याओं को क्या मानते हैं? कौन कौन से दो समस्या जो सबसे बड़ा आपको लगता है कि है? सर सबसे पहला समस्या है यहाँ का कृषि का उत्पादकता में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है, जिसमें मुख्य रूप से सिंचाई पठारी इलाका होने के कारण सिंचाई व्यवस्था यहाँ मात्र 12% है। दूसरी बात है, यहाँ भंडारण परिवहन की सुविधा नहीं। फूड प्रोसेसिंग जो है उद्योग सिर्फ बड़े ज़िलों में ही 2-4 जगह है, और छोटे स्तर के ज़िलों में सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण कुछ उत्पादन फल सब्जियाँ होती है तो वो प्रसंस्करण नहीं होने के कारण सड़ जाते हैं। ये हमारे एरिया कटकमदाग ब्लॉक में ही खुद हम देखे, अपने आँख से ये देखा हुआ है कि टमाटर जब उत्पादन होता है रेट गिर जाता है, मात्र 1 रुपया 2 रुपया हो जाता है, तो केचप फैक्ट्री नहीं होने के कारण बहुत से टमाटर ऐसे छोड़ दिया जाता है। ये कृषि का समस्या सबसे प्राथमिक समस्या है। और द्वितीयक समस्या है कि यहाँ गरीबी बेरोजगारी, झारखंड में मुख्य रूप से 39% गरीबी है सर, और बेरोजगारी दर देखा जाए तो 23% है, जो अन्य राज्यों की तुलना में कुछ अधिक है। बेरोजगारी का क्या प्रकार है? सर बेरोजगारी का मुख्य रूप से शिक्षित बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद मौसमी बेरोजगारी है, चक्री बेरोजगारी है। आप भी अभी बेरोजगार हैं, आपका बेरोजगारी किस में आएगा? सर ये शिक्षित बेरोजगारी है। शिक्षित। परछन बेरोजगारी क्या होता है? सर परछन या छिपी हुई बेरोजगारी वैसी बेरोजगारी है जिसमें से रोजगार उत्पादन के साधन में
जितने लोग या मजदूर लगने की आवश्यकता होती है उससे अधिक मजदूर उसमें लगे होते हैं और उसमें सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। जैसे किसी खेत में काम करने वाले व्यक्ति में से 5 व्यक्ति की आवश्यकता है और उसमें 8 व्यक्ति लगे हुए, तो 3 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वह बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी है। जीएसटी आने के बाद क्या लगता है कि भारतीय राजस्व में वृद्धि बेहतर हुआ, ज़्यादा हुआ है, या उसके आने के बाद टैक्सेशन सिस्टम कॉम्प्लिकेट हो गया है, आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है? आपको क्या लगता है? सर जीएसटी आने के बाद वैसे तो कोई ऐसा लगा नहीं सर, लेकिन टैक्सेशन सिस्टम में किसी प्रकार जटिलता नहीं आई है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर को 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर को एक में इंक्लूड करके ये पर टैक्सेशन में जो प्रशासनिक तौर पे खर्च होता था, ये जो समस्याएं थी वो कम हुआ सर। एक बाज़ार, एक देश और एक टैक्स का ये सुविधाएं अभी जीएसटी आने के बाद हुआ है। तो इससे अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इससे नुकसान हो रहा है या टैक्सेशन में कोई समस्या आई है। अभी वर्तमान में बहुत कम्युनल हार्मोनी जो है वो बेहतर नहीं है, और आप प्रशासनिक सेवा का प्रथम प्रेफरेंस है। यस सर। तो आप जिस भी क्षेत्र में जाते हैं काम करने, वहाँ कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? सर कम्युनल हार्मोनी को लेकर उस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर जनप्रतिनिधि से मुलाकात करने के साथ साथ लोगों का, सबसे पहले लोगों का विश्वास को जगाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ क्या समस्याएं हैं, उन लोगों में क्या मेंटलिटी है, आपस में धार्मिक अनुवाद को लेकर क्या मेंटलिटी है, उस स्थिति को देखते हुए, उसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे सर। आपको नहीं लगता है कि इन दिनों मुसलमानों के प्रति ज़्यादा द्वेष बढ़ा है? एज ए कंडीशन जो है वो पहले से ज़्यादा आक्रामक हो गया है मुसलमानों के विरोध में। आपको क्या लगता है? सर ऐसा, इस बात से पूर्णतः सहमत मैं नहीं हूँ, क्योंकि 2-4 अगर विवाद को देखा जाए वर्तमान के तौर पे, 3 तलाक का मामला है तो ये संविधान गठन होने के साथ ही मूल राज्य के नीति में तत्व का आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई थी कि इसे लागू किया जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात आता है अजान का विवाद या लाउड स्पीकर का विवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में गाइडलाइन या दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पे रात 10 बजे से 6 बजे शाम तक लाउड स्पीकर का यूज नहीं करना, क्योंकि यह मूल अधिकार का खिलाफ है। अगर कोई व्यक्ति सुनना पसंद नहीं करते हैं तो उनको ज़बरदस्ती भी नहीं करना, क्योंकि आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाता है। अब देखा जाए कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग कानून व्यवस्था है। अगर धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं तो वहाँ के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी से ऑर्डर लें। आपको तो संवैधानिक अधिकार है, आप अंतःकरण से कोई भी धर्म का आचरण और आप मानने के लिए स्वतंत्र है। आपको तो संविधान ने ये अधिकार दिया है आर्टिकल 25 के अंदर। बिल्कुल सर, तो लेकिन उसमें जो मूल अधिकार में कुछ चीज़ों को प्रतिबंधित भी किया गया है कि लिमिटेशन से अधिक ना हो, लिमिटेशन से अधिक ना हो और अपने तक ही सीमित रखा है। दूसरा, अगर इससे सहमत नहीं है तो उस पर गैर कानूनी तौर से या दबाव डाल के करना, ये गलत बात है सर। ये मूल अधिकार का हिजाब क्या इस्लाम का अभिन्न अंग है? ये सर मैं अपने तौर से कहना चाहता हूँ, इसमें कुरान हदीस का डिटेल बात हमने अभी तक पता नहीं किया हो, लेकिन इस बात से बहुत सा मुल्ला मौलवी से भी सुनने को आता है कि हिजाब इस्लाम का अंग है और औरतों को पर्दा में रहना चाहिए। आपको नहीं लगता कि 21वीं सदी में जहाँ पे हम लोग चांद पे जाने का बात कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी बेस्ड समाज का बात कर रहे हैं, एक आधे आबादी को आप पर्दे में रखना चाह रहे हैं? ये सर दिशा निर्देश दिया गया है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध नहीं है। आप लोगों के इच्छाएं पर निर्भर है, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे कौन कैसे जीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उनका एक अपना मूल अधिकार है। अगर संवैधानिक तौर पे किसी पर अगर प्रतिबंध किया जाता है
तो संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, वो जैसे दिशा निर्देश देंगे वो पूरे भारत के मुसलमानों को मानना होगा। इस पे मैं भी सहमत हूँ। क्या इज्मा और कयास में कुछ बात कहा गया है हिजाब को लेकर? सॉरी सर, इसके बारे में अजमल, अभी आप ये समान नागरिक संहिता यस की चर्चा की, ये क्या है? सर, संविधान लागू होने के टाइम में राज्य की नीति तत्व में आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख है कि हिंदू और मुसलमान मूल रूप से आदिकाल से लेकर मध्यकालीन भारत में मुसलमानों के आक्रमण के बाद, ये मुसलमानों के शासन के बाद मुसलमानों का अलग से कुछ शरिया कानून लागू किया गया था और हिंदुओं का कुछ अपना शरिया कानून था। इसको कुछ कानूनों को उस समय विवाद ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए समानता के लिए कुछ हिंदू विवाह अधिनियम या संपत्ति विवाह अधिनियम, कुछ जो भी था, हिंदू में अलग अधिनियम का प्रावधान कुछ कुछ था और मुसलमानों में भी बना था। तो इसको बाद में कहा गया था कि इसको लागू किया जाए। अब इसमें लागू करने के बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कुछ हिंदू संगठन भी इनका अपने अपने तौर पे, अपने धार्मिक तौर पे विरोध करते हैं कि ये मेरा मूल अधिकार का उल्लंघन है। ये अभी हाल ही में कौन सा स्टेट इसको लागू करने के लिए अनाउंस किया है? सर, भारत का पहला स्टेट गोवा। वो तो लागू कर दिया है। कोई अभी हाल में कोई स्टेट इसे लागू करने के लिए अनाउंसमेंट किया है कि हम इसे लागू करेंगे? सॉरी सर, इसके बारे में अजमल, अस्पा क्या है? आसपास सर ये पूर्वोत्तर भारत का आर्म्स एक प्रकार का सुरक्षा संबंधित उन लोग का अपना कानून है, नागा जनजातियों का। तो जो मूल रूप से भारतीय संविधान या भारत का शासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था के अनुरूप नहीं, ये विवादों के रूप में बार बार सामने आता है। ये अस्पा जो है वो नागा लोग का कानून है या भारत सरकार का कानून? सर, नागा लोग का ये सर पूरा डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन प्रयास कर सकता हूँ सर। बोलिए। ये नागालैंड और नागा जनजातियों का अलग देश या अलग अलग मांग था, तो इसके विवाद के लिए भारत सरकार ने इसको सहमति नहीं, इसके चलते अपने स्थानीय शासन व्यवस्था या कानून व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था के लिए आपसा का गठन किया। कन्फर्म है आप? सर, श्योर तो नहीं है, लेकिन इस पे देख लेंगे सर। केंद्र सरकार के 3 तलाक को लागू करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद, खास करके मुस्लिम महिलाओं में आपको क्या सुधार दिखता है? सर, 3 तलाक के कानून लागू होने के बाद अधिकांशतः मुस्लिम महिलाओं में घरेलू हिंसा के साथ साथ जो तलाक की बिद्दते तलाक, जो बार बार उनको टॉर्चर किया जाता था या बोल दिया जाता था, जिसे विवाह कानून जो इस्लामिक तौर तरीका और टूट जाता था, इससे बहुत राहत मिला है और इससे आज़ादी मिला है। और इसमें देखा भी गया है कि कानून लागू होने से पहले, कानून लागू होने के बाद तलाक का विवाद सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसमें कम मामले जाने आए और घरेलू विवाद में भी कुछ कमियां आई, क्योंकि पुरुषों में भी डर पैदा हुआ। ये पोस्को कानून क्या है? सर, बाल यौन शोषण से संबंधित कानून है जो 2012 में लागू किया गया था। इस पे मूल रूप से बच्चियों का जो 12 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनके साथ अगर बलात्कार होता है तो उनमें फांसी की सज़ा का प्रावधान है, और 12 साल के बाद का है तो इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है सर, जो संपूर्ण भारत में लागू है। झारखंड का एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की याद में सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कोई एक दिवस की घोषणा की है। आपको पता है कौन सा दिवस के रूप में घोषणा की है?
उनका जिस दिन जन्म हुआ था, उस जन्म दिवस को एक दिवस के रूप में घोषणा की है। सर इसमें कंफर्मेशन तो नहीं है सर, लेकिन प्रयास कर सकता हूँ। बोलिए। ये 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुमति दी। कौन सा दिवस नाम रखा है? ये सर याद नहीं आ रहा है इसके। अभी स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में कौन सा महोत्सव मनाया जा रहा है? सॉरी सर इसके बारे में। हाल का यदि स्थिति देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच किस तरह का संबंध? सर भारत और बांग्लादेश का संबंध को देखा जाए तो अन्य पड़ोसी देशों से बेहतर है, जिसमें से मुख्य रूप से जल नदी विवाद का बहुत सा समस्या का समाधान हुआ। इसमें फेनी नदी जल विवाद जो बहुत दिनों से चला आ रहा था, उसका समाधान हो गया। अच्छा, कई रेलवे परियोजनाएं जो भारत बांग्लादेश के बीच चलाए जा रहे हैं और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ परिवहन सुविधाएं बांग्लादेश से जोड़ी जा रही हैं। इसके साथ साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता हो रही, आयात निर्यात का या अन्य व्यापारिक गतिविधियाँ में किसी प्रकार की रुकावट अभी तक नहीं है सर। हाल में कुछ उस तरह की घटनाएं ये दोनों पक्षों के द्विपक्षीय संबंध पे कुछ उस तरह का सर एक रेलवे मार्ग का उद्घाटन किया गया था, लेकिन उस रेलवे मार्ग का याद अभी नहीं आ रहा सर। हाल ही में मिताली एक्सप्रेस यस। का उद्घाटन पीएम किए थे, वो किस दो देशों के बीच हुआ था? सॉरी सर, इसके बारे में confirmation। हाल ही में नेपाली प्रधानमंत्री अभी भारत आए हुए थे, उनका क्या नाम था? नेपाल का प्रधानमंत्री सॉरी सर याद नहीं आ रहा। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कार्रवाइयों में क्या स्थिति हुआ और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? सर 370 हटने के बाद वो देखा जाए तो कुछ अलगाववादियों को छोड़कर वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर में बेहतर सुधार हुआ है। जीडीपी में भी पर्यटन का क्षेत्रों में जो पहले 8% का योगदान था, सो 12% हो गया है। और आतंकवादी घटनाएं कुछ कमी हुआ है, लेकिन पूरी तरीक़ा समाप्त नहीं हुआ। छिटपुट घटनाएं सुनने को आती है। रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति में भारतीय व्यापार कहाँ तक प्रभावित हुआ? सर भारतीय व्यापार मुख्य रूप से रूस के साथ आयात निर्यात दोनों होता आ रहा है पहले से भी। और अगर खाड़ी देश से तेल का आयात का बात किया जाए तो रूस का योगदान 11% है सर, वो भी प्रभावित हुआ। यही कारण कुछ हुआ कि देश में तेल के दाम में कुछ वृद्धियाँ हुआ। अगर यूक्रेन के साथ देखा जाए तो डोनबास का क्षेत्र में वहाँ पे गेहूं का उत्पादन और अन्य खाद्यान्न वस्तु का उत्पादन अच्छा होता है, जो भारत वहाँ से आयात करते थे, जिसके कारण ये दोनों तेल और खाद्यान्न वस्तुएं और गेहूं का आयात और निर्यात में प्रभावित हो रहा है सर। ठीक है, मतलब आपका इंटरव्यू कंप्लीट